था क्या पढ़ा था भाई? संधि की परिभाषा और संधि के भेद। आज आपको सबसे पहले मेरा औपचारिक नमस्कार। और अब अपन चल रहे हैं संधि प्रकरण 2 की ओर। और संधि प्रकरण 2 का अपना आज का विषय है स्वर संधि। मित्रों, सामग्री थोड़ी ज़्यादा है, वीडियो लंबा होगा, परंतु धैर्य से आनंद से देखें, सुने। मैंने सभी स्लाइड्स बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं, बहुत अच्छी सी मेहनत लगी है। और मैंने प्रयास किया है कि आपको सरलतम यानी बहुत अधिक सरल शब्दों में, सरलतम में कौन सा प्रत्यय है, कोई बता सकता है? तमप प्रत्यय, सरल तमप, दोनों से मिलके बना सरलतम। और सरलतम का अर्थ होता है सबसे सरल। अब मैंने सबसे सरल बनाने का प्रयास किया है संधि को, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्वर संधि के बारे में ऐसी कोई शंका नहीं रहेगी और आप फटाफट संधि या संधि विग्रह कर सकेंगे, साथ में उससे संबंधित सूत्र बता सकेंगे और संधि का नाम भी बता सकेंगे। तो ये जो वीडियो है वो कक्षा 10, 12 या फिर संस्कृत की कोई भी परीक्षा दे रहे विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। तो आइए अपन चलते हैं पहली स्लाइड पे। क्रम से मैं सभी संधियों के नाम सहित उनका सूत्र, प्रक्रिया, व्याख्या और उसके बहुत सारे उदाहरणों के साथ एक एक स्लाइड को प्रस्तुत करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए अपन चलते हैं पहली स्लाइड पे, यण संधि पे। यण संधि का सूत्र है इको यणसी। इको यणसी में इक का अर्थ है ई उ रील री, और यण का अर्थ है ये व र ल अची। एक अच का अर्थ है कोई भी स्वर, अच यानी कोई भी स्वर। अपन ने संधि के शुरू में अच संधि ऐसा नाम दिया था। अच का मतलब हुआ कोई भी स्वर। ऐसी स्थिति में देखिए इस इको यणसी का अर्थ क्या हुआ। इक, ई उ रील री के बाद अच, कोई भी स्वर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? इक के स्थान पे यण हो जाएगा, और वो क्रम से इक के स्थान पे यण हो जाएगा। देखिए, ई के स्थान पे ये, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र, ली के स्थान पे ल, ऐसा हो जाएगा। नीचे मैंने जो बात आपको समझाई वो मैंने लिख भी दी एक बिंदु में। इक अर्थात ई उ री ली के बाद अच यानी कोई भी स्वर आने पर इक, ई उ री ली के स्थान पर, किसके स्थान पे? इक के स्थान पे यण होता है, यानी ई के स्थान पे ये होता है, उ के स्थान पे वह होता है, री के स्थान पे रे होता है और ली के स्थान पे ल हो जाता है। प्रक्रिया देख लीजिए, एक उदाहरण लेके अपन देखते हैं इसको। अति जोड़ उत्तम, यहाँ मैं ये धन शब्द या फिर कठिनतम शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, जोड़ शब्द का ही प्रयोग करूंगा। अति जोड़ उत्तम। अब देखिए इसमें अति में जो ती है ना, उसमें एक तो ई स्वर है और एक त है, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है और तय के नीचे मैंने हलंत लगा दिया है। क्योंकि जब किसी वर्ण किसी अक्षर से स्वर बाहर निकल जाता है तो उस व्यंजन को अपन हलंत कहेंगे, है ना। उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देंगे। तो अत, ई बाहर मैंने निकाल दिया, जोड़ उ अलग कर लिया है मैंने, और तम इसको अलग कर दिया है। अब देखिए बात यह कि जो जोड़ का चिन्ह है ना, उसके दोनों तरफ जो वर्ण है, दोनों तरफ, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों तरफ जो वर्ण है उनको मिलाकर ही कोई ना कोई परिवर्तन होना है। बाकी वैसे के वैसे वापस जुड़ जाएंगे, बाकी का बाद में वापस वैसा का वैसा संयोग हो जाएगा। तो अपन इसको देखते हैं। अब पहले ई और उ, इसके कार्यक्रम को पूरा करते हैं। अब चूंकि हमने पहले कहा था कि यदि पहले ई को हो, उसके बाद को अच यानी कोई भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पे ये हो जाता है, तो अपन ई के स्थान पे ये कर रहे हैं। अत, फिर ई के स्थान पे ये कर दिया, जोड़, फिर उ, फिर तम, है ना। अब इनको एक साथ जोड़ेंगे अपन। अत, जो हलंत तय है उसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए अपन ने तय को हलंत ही लिख दिया, बिना स्वर के ही लिख दिया।
अच्छा, कई बार इसको अपने जो विद्यालय शिक्षा में छात्र आधा अक्षर भी कहते हैं, है ना, बस आप तय तो आधा है यहाँ, है ना, तो वैसा भी समझ सकते हैं आप, तय को मैंने आधा ही लिख दिया। अब ये के बाद ऊ है, तो ये में ऊ जुड़ गया, यू बन गया, है ना, और बाकी बचा हुआ जो आगे शब्दांश है उसको वैसा का वैसा मैंने तम ऐसा लिख दिया, तम, है ना, तो अत्युत्तम बन गया। और संधि का नाम जो मैंने लिखा है वो है यण संधि। तो अपन यण संधि पढ़ रहे हैं। यण संधि के फटाफट उदाहरण देख लीजिए। प्रक्रिया आपने देख ही ली। अति जोड़ उत्तम, अत्युत्तम, ये तो अपन ने किया ही अभी। इति जोड़ अत्र, इत्यत्र, यहाँ भी ई और ए थे, तो ई के बाद ए है, ई के बाद ए है, यानी इक के बाद अच है, कोई भी स्वर, अच अर्थात कोई भी स्वर, है ना। तो ई के बाद ए है इसलिए इत्यत्र हो गया, ई के बाद आ है इसलिए इत्यादि हो गया। फिर इति जोड़ अलम, इत्यलम, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, प्रति जोड़ एकम, प्रत्येकम, नदी जोड़ उदकम, नद्युदकम। ये सारे के सारे जो उदाहरण आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे उदाहरण हैं ई और आगे कोई भी स्वर के संयोग वाले। इसके दूसरे स्तंभ में जो आप उदाहरण देख पा रहे हैं वो ऊ और उसके बाद कोई भी यदि स्वर आया है तो उसके संयोग वाले उदाहरण हैं। तो देखिए ऊ के बाद ए, तो ऊ का क्या हो जाएगा सब, वह हो जाएगा, है ना। तो न में से ऊ बाहर निकाल लिया तो न तो अपने पास हलंती बच गया, उसमें तो कोई स्वर था ही नहीं, इसलिए आगे देखिए जो शब्द सिद्धि हुई है उसमें न हलंती है ना, न हलंती है, बिना स्वर के ही है ना। और जो ऊ का वह किया था ना वो भी हलंत था, तो उसमें सामने वाला ए मिल गया, इसलिए वो अन्वय हो गया। तो इसके भी देख लीजिए फटाफट उदाहरण। सु जोड़ आगतम, स्वागतम, मधु जोड़ अरि, मध्वरी, गुरु जोड़ आदेश, गुरुआदेश, साधु जोड़ इति, साध्वीति, वधु जोड़ आगम, वध्वागम। मैंने ये इतने सारे जो उदाहरण इकट्ठे किए हैं वो इसलिए किए हैं कि आपको अधिकतम सामग्री मिल सके और अधिकतम उदाहरणों से आप अभ्यास कर सकें। जब भी आपको किसी उदाहरण में ये लगे कि मैं यहाँ कहीं शंका में हूँ या फिर इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो पुनः आप सूत्र की व्याख्या और प्रक्रिया वाली स्लाइड को देखिएगा। जिस भी संधि का आपको उदाहरण ढंग से समझ में नहीं आ रहा हो उसमें आप वापस जाइएगा और सूत्र, उसकी व्याख्या और जो प्रक्रिया है उसको दोबारा से देखिएगा। और यदि फिर भी आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसी स्थिति में आप मेरे पर्सनल नंबर पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना जो रीड का टारगेट रीड ग्रुप है उसमें ट्रैफिक मत बढ़ाइएगा। आप मेरे पर्सनल नंबर पे ही अपना प्रश्न या शंका छोड़ सकते हैं और यदि उचित हुआ तो उसको फिर अपन रीड ग्रुप पे शेयर कर लेंगे सबसे। यदि कोई ऐसी शंका हुई कि सबको जाननी आवश्यक है, ऐसी स्थिति में वहाँ अपन शेयर भी कर सकते हैं। तो अब इस यण के और उदाहरणों को भी अपन देख लेते हैं। जैसे री के बाद कोई भी स्वर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, री का क्या हो जाएगा, र। तो यहाँ ये सब सारे उदाहरण आप देख ही पा रहे हैं। ली का लय हो जाएगा, तो ली का लय हो गया, हलंत लय था, आ उसमें मिल गया, ला हो गया, लाकृति हो गई, लनुबंध, लाकार, लादेश, ये सारे आप देख ही पा रहे हैं। देखिए ली जोड़ अनुबंध, तो यहाँ ली था, उसके स्थान पे लय हो गया यण, इक के स्थान पे यण, है ना। तो ली के स्थान पे लय हो गया, तो लय हलंत था, उसमें ए स्वर नहीं था इसलिए स्वर जुड़ गया। तो यदि लय हलंत यानी बिना स्वर के लय में ए जुड़ा तो ल बन गया, तो लनुबंध हो गया। इसी प्रकार से बाकी के उदाहरण भी हैं, तो इन उदाहरणों को आप स्वयं थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इन सारे उदाहरणों को आराम से करके देखिए। अब अभी थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। चलो मित्रों, अब अपन स्वर संधि का दूसरा भेद अयादि संधि देखते हैं। अयादि संधि में क्या है कि सूत्र है इसका एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। एच के स्थान पे अय, अव, आय और आव हो जाता है।
एच कौन कौन से हैं? ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, इनको एच कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एच कहते हैं। ए ओ आई औ। और इनके साथ क्रम से क्या क्या हो जाते हैं? ऐ औ आय आओ, ऐ औ आय आओ। ए के स्थान पे ऐ, ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आय, औ के स्थान पे आओ। कब हो जाते हैं? जब एच के सामने कोई भी स्वर आ जाए। जब एच के सामने कोई भी स्वर आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि ए के स्थान पे ऐ हो जाएगा, ओ के स्थान पे औ हो जाएगा, ऐ के स्थान पे आय हो जाएगा, औ के स्थान पे आव हो जाएगा। ठीक है, शर्त यह है कि एच के सामने कोई भी स्वर होना चाहिए। तो अपन इनको करके देखते हैं थोड़ा सा। वैसे इसकी एक नीचे मैंने इसको व्याख्या रूप में जो लिखा है उसको भी मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। एच अर्थात ए ओ आई औ के बाद अच यानी कोई भी स्वर आने पर एच के स्थान पर क्रमशः अयादि, अयादि कौन से हैं? ऐ औ आय आओ। इसके शुरू में ऐ है ना, इसलिए कर दिया इसको ऐ आदि, यानी ऐ आदि चारों। ठीक है, तो ए के स्थान पे ऐ, ओ के स्थान पे अव, ऐ के स्थान पे आय, औ के स्थान पे आओ। प्रक्रिया देखते हैं इसकी। ने जोड़ अनम ऐसा है, तो अब इसमें ने में कौन सा स्वर है? ए है। ए को मैंने अलग कर लिया है, ने को मैंने अलग कर दिया है ना। तो ने हलंत हो गया क्योंकि स्वर को अपन ने बाहर निकाल लिया। अब जोड़ आगे क्या स्वर है? ए है, यानी कोई भी अच है। ए के बाद कोई भी अच है, तो ए के स्थान पे अपन क्या कर देंगे? ऐ कर देंगे, है ना। तो नीचे देखिए, न ऐ जोड़ अ नम। अब इनको जोड़ेंगे अपन आपस में। न के आगे स्वर है, न हलंत है, न में कोई स्वर नहीं है और उसके आगे स्वतंत्र रूप से ए स्वर दिखाई दे रहा है, तो न को ए में जोड़ देंगे, पूरा न हो जाएगा। फिर ये के आगे भी ए है, ये में कोई स्वर नहीं है पहले से और आगे ए मौजूद है, तो स्वर को अपन ये में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। और आगे नम है, ये न या नम। और संधि कौन सी हो गई साहब? अयादि संधि हो गई। अयादि के उदाहरण फटाफट देख लें। ए वाले उदाहरण ना, ए के सामने कोई भी अच होने पर अय हो जाता है, उसके उदाहरण देख लीजिए। ने जोड़ अनम नयनम, कवे जोड़ ए कवय, हरे जोड़ ए हरय, से जोड़ अनम शयनम, हरे जोड़ ए ही हरे ही, चे जोड़ अनम चयनम। अब दूसरे स्तंभ में जो उदाहरण है वो ओ के बाद कोई भी स्वर आने पर औ हो जाता है, उसके हैं पो जोड़ अनह पवनह, यहां औ हो गया। देखिए पो में ओ है, ओ स्वर है, तो पे को अपन ने हलंत कर दिया, ओ को बाहर निकाल लिया। ओ जोड़ अन, इन दोनों में संधि होनी है, ओ जोड़ अन। अब अपन ने चूंकि कहा था कि ओ के बाद कोई भी स्वर आने पर ओ के स्थान पे अव हो जाएगा, तो अब अपन अव कर देते हैं। तो ओ के स्थान पे अपन ने अव कर दिया, तो पै हलंत था अपने पास, उसमें ए जुड़ गया, और फिर अव का जो वह हलंत था उसमें अन वाला ए जुड़ गया, तो पवनः, नह वैसा का वैसा लिख दिया, पवनः। वैसे ही भवनम और विष्णुवे ही बन जाएंगे। ये अपने ऐ के बाद कोई भी स्वर आने पे आय हो जाता है। गई जोड़ अकह गायकः, नई जोड़ अकह नायकः, हीरो। हीरो तो आपको सबको पसंद होंगे, सिंगर और हीरो। तो गई जोड़ अकह गायकः, नई जोड़ अकह नायकः, सही जोड़ अकह सायकः, गई जोड़ अंति गायंती। ये सारे ऐ के बाद कोई भी स्वर आने पर ऐ में ऐ का जो है वो आय हो जाता है, इसके उदाहरण हैं। अब अगले दूसरे स्तंभ में आप देख पा रहे हैं कि औ के बाद औ के बाद कोई भी स्वर आने पर औ के स्थान पे आव हो जाता है। तो ऐसे उदाहरण हैं, भौ जोड़ अकह भावुकः, पौ जोड़ अकह पावकः, असौ जोड़ अयम असावयम। मैं ये सारे उदाहरण आप पढ़ ही लेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब उदाहरणों को आप हल करके देखेंगे। जहाँ समझ में नहीं आए आप पुनः सूत्र, व्याख्या और प्रक्रिया वाली स्लाइड को देख के अभ्यास करेंगे, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपनी शंका मेरे से फ़ोन पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे समाधित कर सकते हैं। परंतु शर्त ये है कि
परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सभी उदाहरणों को हल करके देखेंगे और मेरा इस वीडियो के पीछे सीधा उद्देश्य है कि सूत्र, व्याख्या, प्रक्रिया को समझते हुए आप अधिकतम अभ्यास करें। तो अपन अब देखेंगे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण है। आद का मतलब होता है ए और आ दोनों। आद का मतलब होता है ए और आ दोनों। और गुण ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का सीधा अर्थ क्या होता है? नाम। तो ए ओ इनका नाम क्या है? गुण है। इनको गुण कहा गया है। इन स्वरों को गुण कहा गया है। अब पहले जो संधियां थी उनमें अपन क्या कर रहे थे? यण, अयादि, इनमें अपन क्या कर रहे थे? अपन ये कर रहे थे कि किसी एक वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण परिवर्तित हो रहा था। पर अब जो गुण संधि है ना, उसमें दोनों वर्णों के स्थान पे एक आदेश होगा। यानी दोनों वर्णों के मिलने पर उन दोनों के स्थान पे एक ही आदेश होगा। पूर्व, अपर। पूर्व यानी पहले वाला, अपर यानी बाद वाला। दोनों के स्थान पे एक ही वर्ण आदेश होगा। इस बात का ध्यान रखना है अपने को। इस बात का ध्यान रखना है। मैंने लिख भी दिया है, पूर्व अपर दोनों के स्थान पे गुण होता है ना। जैसे इसमें आत यानी ए आ के बाद यदि ई आता है तो ए और आ इन दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा। इन दोनों को जोड़कर ए हो जाएगा। अर्थात इन दोनों को ही हटा दिया जाएगा और उन दोनों के स्थान पे ए लिख दिया जाएगा। ऐसा होगा, ठीक है। यदि आत ए आ के बाद ऊ आता है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के ही स्थान पे ओ हो जाएगा। ए और आ के बाद यदि री आता है तो इन दोनों के ही स्थान पे अर हो जाएगा। ए और आ इन दोनों के बाद यदि री आता है तो इन दोनों के ही स्थान पे अल हो जाएगा। एक उदाहरण अपन करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसमें उप जोड़ इंद्र। तो उप में ए स्वर था, मैंने बाहर निकाल लिया। पे है, उसको हलंत कर दिया क्योंकि मैंने स्वर को बाहर ले लिया है ना। तो अब ए जोड़ ई, इनमें संधि होनी है। जोड़ के दोनों तरफ जो भी स्वर या व्यंजन है उनमें संधि होती है। परिवर्तन वही होते हैं सारे के सारे। तो अपन इनमें क्या परिवर्तन करेंगे कि आत यानी ए के बाद ई आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए और ई इन दोनों के स्थान पे अपन क्या कर देंगे? ए कर देंगे। इन दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा। तो नीचे देखिए, उप और इन दोनों के स्थान पे ए कर दिया है मैंने। और फिर द्र आगे है ना। अब देखिए, प जो है उसमें स्वर नहीं है और उसके आगे स्वर अपने पास ए आ गया, इसलिए अपन प में ए जोड़ देंगे। ऐसा करके अपने पास जो रूप बनेगा वो उपेंद्र हो गया। उपेंद्र हो गया, है ना। संधि का नाम गुण संधि। मैं आशा करता हूं गुण संधि की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो एक बार दोबारा सूत्र, व्याख्या को पढ़ लें, प्रक्रिया को समझ लें। अब अपन देखते हैं गुण संधि के उदाहरण। इनको भाई आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। मैं फटाफट इनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहला जो स्तंभ है उसमें सबसे पहले कॉलम में आपको ए जोड़ ई वाले उदाहरणों पे बात की गई है। उपेंद्र, गजेंद्र, न जोड़ इति, नेति। और दूसरे में वाले में आ जोड़ ई ए होता है। इस फार्मूले पे बात की गई है। महा जोड़ इंद्र, महेंद्र, तथा जोड़ इति, तथेति, है ना। तो इस ढंग से अब अपन अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। इसमें ए जोड़ ई और अगले स्तंभ में आ जोड़ ई, इन दोनों प्रकारों पे बात की गई है। इसमें देख लीजिए, एक दो उदाहरण में पढ़ के बताता हूं। गण जोड़ ईशः गणेशः, रमा जोड़ ईशः रमेशः। इनको आप बाकी सब उदाहरणों को आप पढ़ लीजिएगा, हल कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। और यदि कहीं समझ में नहीं आए तो वापस से वही बात, सूत्र, व्याख्या और प्रक्रिया पे जाके पुनः एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। ऐसे ही ए जोड़ ऊ वाले जो उदाहरण हैं वो पहले कॉलम में है, प्रथम स्तंभ में है। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। पर जोड़ उपकार, परोपकार। इसको याद रखिए भाई, ये परोपकार तो बहुत बार आता है। वृक्ष प्लस ऊपरी, वृक्षोपरी। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश।
पुरुष प्लस उत्तमः पुरुषोत्तमः। पर उपकार को अपन ने देख ही लिया। पुरुष जोड़ उत्तमः पुरुषोत्तमः। पुनः आगे आ जोड़ उ वाले उदाहरण दिए गए हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिए। परीक्षा जोड़ उत्सवः परीक्षोत्सवः। परीक्षा मित्रों वैसे भी उत्सव होता ही है। परीक्षा को उत्सव समझ के ही अपन यदि काम करेंगे तो अपना जो परीक्षा फल है वो कहीं आनंद प्रदान करने वाला या प्रसन्नता उत्पादक होगा। प्रसन्नता उत्पादक कौन सी संधि हो गई भाई? प्रसन्नता उत्पादक में कौन सी संधि हो गई? देखिए अंत में जो ता है ना उसमें से आ अलग कीजिए और फिर उसके बाद उ आ रहा है, उत्पादक छोटा उ आ रहा है ना, तो वो भी क्या परीक्षा जोड़ उत्सव परीक्षोत्सव की तरह प्रसन्नतोत्पादक हो गया। तो प्रसन्नता प्लस उत्पादक में भी कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। अपन आगे के उदाहरण देखते हैं। यहां भी अ जोड़ उ दीर्घ उकार, ए जोड़ उ वाले उदाहरण प्रथम जो अपना स्तंभ है पहला जो फर्स्ट कॉलम है उसमें दिए हैं और सेकंड कॉलम में आ जोड़ उ दोनों ही दीर्घ हैं सब, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिएगा उनको। मायया ऊर्जिस्व, महा जोड़ ऊर्णम महोर्णम। और इधर वाले में एक जोड़ ऊन एकोन। ऊन का अर्थ पता है क्या होता है? ऊन का अर्थ होता है कम, एक कम। अपन कहते हैं ना एकोन विंश, एक ऊन विंश। एक ऊन यानी कम है, विंश यानी 20 से अर्थात 19। एकोन विंश यानी 19। एक ऊन विंश, एकोन विंश, एकोन त्रिंशत्, एकोन चत्वारिंशत्। चलिए वो कहीं गणना का विषय है, पर यहाँ ऊन शब्द का अर्थ आपको समझाने का मेरा उद्देश्य था। ऊन का अर्थ होता है, ऊन का अर्थ क्या होता है? कम, एक कम। एकोन यानी एक कम है। चलिए आगे वाली स्लाइड देखते हैं अपन। ये भी वही गुण संधि वाले उदाहरण हैं। ए के बाद री आने पर क्या होता है और आ के बाद री आने पर, ए के बाद री आने पर अर, आ के बाद भी री आने पर अर ही होता है। आत, आत आ यानी ए और आ, उसके बाद यदि री आता है तो अर ही होगा। तो ग्रीष्म ऋतु, महर्षि, राजर्षि ही, राज जोड़ ऋषि ही, राजर्षि ही, ये उदाहरण। अच्छा मित्रों मैं ये बता दूं आपको, ये जितने भी उदाहरण मेरे द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं ना, ये वो वाले उदाहरण हैं जो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, सैकड़ों बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो सैकड़ों बार जो परीक्षाओं में आ चुके हैं ऐसे उदाहरणों को अपने को एक बार पूर्ण मनोयोग से पढ़ लेना चाहिए। तो इस वीडियो में जितने भी उदाहरण हैं उनको आप, मेरी ऐसी आपसे अपेक्षा है, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है कि आप इन उदाहरणों को बढ़िया ढंग से पूर्ण मनोयोग से पढ़ लेंगे। क्या पता कौन सा उदाहरण आपकी कौन सी अगली परीक्षा में आ जाए। चलो मित्रों, अब अपन बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि का तात्पर्य हुआ बढ़ना। तो अब यहाँ देखिए वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। अब वही सारी चीज़ें अपने को एक बार समझनी पड़ेंगी। आत का तात्पर्य ए और आ है, आप पहले से ही जानते हैं। एच का तात्पर्य ए ओ आई औ है, ये आप पहले से ही जानते हैं। और जो वृद्धि संज्ञा है वो आ ए आई, आ आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अब इसमें यदि ए और आ के बाद ए ओ आई औ आते हैं, ऐसी स्थिति में ए और आई आने पर उसकी वृद्धि आई हो जाती है, जो कि दोनों के स्थान पे एक आदेश होती है। कहने का तात्पर्य है ए के बाद यदि ए या आई में से कोई भी आ जाए तो उन दोनों के स्थान पे आई हो जाएगा, अर्थात एक मात्रा बढ़ जाएगी, एक मात्रा बढ़ जाएगी। ए था आई हो गई, ए मिलने पे एक मात्रा बढ़ी। उसी प्रकार से ए या आ के बाद ओ या औ आया तो औ हो जाएगा, दोनों के स्थान पे होगा। नीचे एक बार देख लो आप, ए
या आ के बाद जोड़ का निशान है, ए या आई आया तो आई हो जाएगा, ए या आ के बाद ओ या औ आ गया तो औ हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया देख लें। एक उदाहरण लिया अपन ने यहाँ, जन जोड़ एकता। अब जन में से ए मैंने बाहर ले लिया, जन न हलंत कर दिया मैंने क्योंकि स्वर बाहर निकाल लिया है। ए जोड़ ए, अब संधि की जो प्रक्रिया करनी है वो अपने को ए जोड़ ए में करनी है। अब क्योंकि ए के आगे क्या है, ए, तो शर्त पूरी हो रही है अपनी कि आत के बाद एच, आत के बाद एच है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के स्थान पे वृद्धि आदेश हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई। तो फिर हो गया जन आई कता, तो न हलंत था, स्वर नहीं था उसमें, और उसके आगे स्वर मौजूद है आई, तो फिर आई जो है वो न में हम जोड़ देंगे। इन दोनों का संयोग करने पर नई ऐसा हो जाएगा, न आई नई, जनई कता, और संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। अब अपन देखेंगे वृद्धि संधि के उदाहरणों को। देखिए इन उदाहरणों में अपन ने जन प्लस एकता, जनैकता, इसको तो प्रक्रिया में देख ही लिया। वैसे ही ए के बाद ए आने वाले और ए के बाद ए आने पर आई हो जाता है, ऐसे उदाहरण यहाँ फर्स्ट कॉलम में पहले स्तंभ में इकट्ठे किए गए हैं। जनैकता, एकैकः, एक जोड़ एकः, एकैकः, ये कई बार परीक्षाओं में आता है। अत्र जोड़ एकमत्यम, अत्रैकमत्यम, दैवस्वर्यम, ये भी कई बार आ चुका है। तो ऐसे और भी उदाहरण हैं। और आगे वाले में आ के बाद ए आने पर आई होता है। राजा जोड़ेश राजैश, बाला जोड़ेशा बालैशा, ऐसे वाले उदाहरण हैं। तो इनको आप पढ़ ही लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। इन उदाहरणों में ए के बाद ओ, ए के बाद ओ आने पे औ हो जाता है। वन औषधि, वनौषधि, जल ओघ, जलौघ, और दूसरे स्तंभ में ए के बाद औ आने पे दोनों के स्थान पे एक आदेश औ ही होता है। ए और औ दोनों के स्थान पे एक आदेश औ होगा। तो ऐसे वाले उदाहरण हैं। कृष्ण औत्तकंठ्यम, कृष्णौत्तकंठ्यम, तव औदार्यम, तवौदार्यम, जन औचित्यम, जनौचित्यम। तो ये थोड़े से पढ़ने में, क्योंकि संस्कृत शब्द हैं, थोड़े से पढ़ने में आपको कठिन लग सकते हैं, पर अपने को तो संधि की प्रक्रिया तो जो जोड़ के निशान के दोनों तरफ के स्वर हैं उनमें करनी है। इसलिए कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा सा शब्द देख के अपने को संधि की प्रक्रिया केवल और केवल जोड़ के निशान के दोनों तरफ जो स्वर मौजूद हैं उनमें करनी है। इसलिए कहीं चिंता की बात है नहीं। आप निश्चित रूप से जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेंगे तो आप सही संधि कर पाएंगे और संधि को पहचान भी पाएंगे। तो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं, अपन पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। चलिए अब वृद्धि संधि पश्चात अपन पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। बहुत सरल है, बहुत सरल है साहब। मैं हिंदी में तो एक दोहे के माध्यम से इसको पढ़ाया करता था। बोले साहब, छोटा छोटा बड़ा हो जाए, बड़ा 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 हो जाए, छोटा बड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा छोटा बड़ा हो जाए। क्या यहाँ बड़े से तात्पर्य मेरा दीर्घ से है और छोटे से तात्पर्य ह्रस्व से है, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में छोटा है, बड़ा है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसा कहा जाता है। ऊ ऐसा नहीं कहा जाता, ऐसा कहा जाता छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को बोलेंगे ह्रस्व ही, पर उसे छोटा और बड़ा जोड़ देते हैं। इसलिए वो समझाने की दृष्टि से एक छोटा सा दोहा मैंने बनाया था कि छोटा छोटा बड़ा हो जाए, बड़ा 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 हो जाए, छोटा बड़ा बड़ा हो जाए और बड़ा छोटा बड़ा हो जाए। यानी सारे के सारे होने तो बड़े ही हैं, यानी दीर्घ ही होने हैं। जो स्वर्ण, सवर्ण, सवर्ण जो हैं वो अक, सवर्ण अक, अक अर्थात ए से लेके री तक। तो अ, आ, ई, उ, री, ये जो स्वर हैं वो यदि स्वर्ण, ए के बाद ए,
या ए के बाद आ, ए आ सवर्ण है, ई सवर्ण है, ऊ सवर्ण है, री सवर्ण है ना। तो ऐसे जो एक के बाद दूसरा सवर्ण आ जाए, ऐसी स्थिति में उसमें दीर्घ हो जाता है, दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। देखो नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है मेरा। ए आ के बाद यदि ए आ आता है तो आ हो जाता है, ई के बाद यदि ई आता है तो ई हो जाता है, ऊ के बाद ऊ आता है तो ऊ हो जाता है, री के बाद री आता है तो री हो जाता है। अब अपन प्रक्रिया में एक उदाहरण देख लेते हैं। दैत्य जोड़ अरिहि। अब दैत्य, यह में से मैंने ए अलग कर लिया है। अब जोड़ के निशान के दोनों तरफ ए और ए है। ऐसी स्थिति में जो संधि कार्य होना है वो ए और ए में होना है, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। ए और ए इन दोनों के स्थान पे एक आदेश दीर्घ अर्थात आ हो जाएगा। तो दैत्य आ रिहि। अब ये में ये हलंत है, उसमें स्वर नहीं है और उसके आगे स्वतंत्र रूप से स्वर मौजूद है, तो वो स्वर स्वतंत्र नहीं रहेगा और रे में जुड़ जाएगा। तो ये हो गया दैत्या रिहि, दैत्यारिहि, और संधि का नाम हो गया दीर्घ संधि। वैसे कहने को मैं कई बार कक्षाओं में देखता हूँ, जो छात्र हैं वो उस दीर्घ संधि को सबसे ज़्यादा सरल मानते हैं, और हो भी क्यों ना हो। जब छोटे बड़े की बात आए तो बच्चे तो वैसे ही छोटे बड़े में बहुत विश्वास रखते हैं, तो वो जल्दी से सीख जाते हैं, छोटा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा छोटा, है ना। चलिए ठीक है, जैसा भी है। ये जो दीर्घ संधि है इसको आप एक बार दोबारा से इसका सूत्र, व्याख्या और प्रक्रिया को देख लेंगे। अब इसके अपन उदाहरण देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये दीर्घ संधि के उदाहरण आपके सामने हैं। पहले वाला उदाहरण अपन ने ले लिया, ए वाला, दैत्य जोड़ अरिहि दैत्यारिहि, सस जोड़ अंकः ससांकः, गौर जोड़ अंग गौरांगः गौरादमी जिसके अंग गोरे हों, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, रत्न जोड़ आकरः रत्नाकरः, आकरः अर्थात खजाना, रत्नों का खजाना। किसे कहते हैं भाई रत्नों का खजाना? रत्नों का खजाना कहते हैं समुद्र को। रत्नाकरः समुद्र का एक पर्यायवाची शब्द है रत्नाकरः। चलिए, ये दूसरे स्तंभ में जो सेकंड कॉलम में उदाहरण है वो ई जोड़ ई वाले हैं। श्री जोड़ ईशः श्रीशः, श्री के स्वामी, श्री कौन? लक्ष्मी, भगवान विष्णु। श्री के स्वामी कौन हुए? भगवान विष्णु। तो श्रीशः कहीं विष्णु का पर्यायवाची शब्द भी है, और वैसे श्रीशः में बहुब्रीहि समास भी है। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु। चलिए, ऐसे ही कई सारे उदाहरण नीचे हैं, आप इनको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण ऊ जोड़ ऊ वाले हैं। तो विष्णु जोड़ उदय, विष्णुदय, यहाँ दीर्घ ऊकार हो गया। भानु जोड़ उष्मा, भानुष्मा, सूर्य की उष्मा, भानु अर्थात सूर्य का पर्यायवाची है भानु, है ना, भानुष्मा। ठीक है, ऐसे उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, आप पढ़ ही लेंगे। वीडियो कहीं बड़ा नहीं हो जाए, इस डर से मैं सभी उदाहरणों को पढ़ नहीं रहा हूँ। आप जरूर इनको पॉज करके पढ़ना, उनको हल करने की कोशिश करना। आप इनकी यदि सिद्धि कर पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, और कहीं दिक्कत आए तो अपन आराम से उसका समाधान कर ही लेंगे। आगे री जोड़ री वाले उदाहरण है। होत्री ऋकारः, होत्रीकारः, पितृ ऋणम पितृणम। ऐसे जो उदाहरण हैं उनको आप देख ही लीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे पूर्व रूप संधि। इन संधियों में संधि का जैसा नाम होता है वैसी ही उसमें प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पूर्व रूप यानी पहले वाले का रूप धारण कर लेता है। जोड़ के निशान के दोनों तरफ दो वर्ण होते हैं, स्वर या व्यंजन,
अब दोनों जो वर्ण हैं उनमें संधि कार्य होना है। यहां अपन अब स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ के स्वरों में संधि कार्य होना है। अब ये जो पूर्व रूप संधि है वो ये कह रही है कि दोनों वर्ण मिलके पूर्व वाले वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, पूर्व वाले रूप का धारण वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, पूर्व वाले स्वर का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं इसका सूत्र की शर्तें क्या क्या हैं। एंग पदांता तति, एंग पदांत में हो। एंग 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 का अर्थ है ए और ओ। एंग का अर्थ क्या है? ए और ओ। ध्यान रखने योग्य बात है। ए और ओ पदांत में हो और उसके बाद अत, आत नहीं है। आत का मतलब तो ए और आ दोनों हो जाते। अत का मतलब है केवल है। तो ए और ओ पदांत में हो और उसके बाद ए आ जाए, ऐसी स्थिति में पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात पूर्व में कौन था? ए था, तो दोनों के स्थान पे केवल ए ही हो जाएगा। दोनों के स्थान पे केवल ए हो जाएगा। पर यहां एक खास बात है कि यदि अपन दोनों के स्थान पे ए कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए, केवल ए दोनों के स्थान पे। अब इसको यदि उदाहरण में अपन देखें तो एक थोड़ी सी परेशानी आएगी, समस्या आएगी। मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां अपन एक उदाहरण लेते हैं, अंते जोड़ अपि। अंत तय में से मैंने ए बाहर निकाला है, ए जोड़ ए में अपने को प्रक्रिया करनी है। तो ए जोड़ ए, अब एंग है, ए है और उसके बाद ए आ रहा है, ए पदांत में है, ये भी बात समझ में आ गई। तो अब ए जोड़ ए, इसमें पूर्व रूप संधि होगी और दोनों की जगह ए हो जाएगा। अब इनको अपन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अंतेपि। क्या बन जाएगा? अंतेपि। अब अंतेपि कहीं यहां गुण की प्रतीति हो रही है, गुण जैसा लग रहा है, गुण जैसा लग रहा है। तो इस समस्या को समाधित करने के लिए कि यह गुण जैसा ना लगे, यह गुण जैसा ना लगे, कहीं इसमें कोई गुण ना समझ बैठे संधि युक्त पद में, इसलिए यहां जो ए गायब हुआ था ना, जिस ए का लोप हुआ था, जिस ए का समावेश हुआ था पूर्व रूप में, उसकी जगह अपन अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यहां ए था, यहां ए था। इसलिए आकार की स्पष्टता के लिए वहां अपन ए के जगह अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। तो ये देख लीजिए, अंते जोड़ अपि, मैंने ए को बाहर निकाला, जोड़ के दोनों तरफ ए और ए हैं, दोनों को जोड़ने के बाद शर्तें पूरी करने पर पूर्व संधि हुई और दोनों के स्थान पे ए हो गया। और आयकार की स्पष्टता के लिए अपन ने अवग्रह चिन्ह ले लिया। अंत, ए, अवग्रह चिन्ह और पी, इन सबको जोड़ने पे अंतेपि ऐसा बन गया, संधि हो गई पूर्व रूप संधि। इसके कुछ एक उदाहरण आप आगे देखेंगे। इनके उदाहरणों में अंते जोड़ अपि, अंतेपि अपन ने देख लिया है। ते जोड़ अत्र, त्यत्र, हरे जोड़ अव, हरेव, ऐसे कई हजारों उदाहरण अपने को मिल जाएंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा समृद्ध भाषाएं हैं। इनमें कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वैसा ही आगे यहाँ ए की बात हुई और अपने पास ए, एंग में ए के साथ ओ भी था, तो दूसरा जो स्तंभ है उसमें ओ वाले उदाहरण हैं। विष्णु जोड़ अत्र, विष्णोत्र, सो जोड़ अवदत, सो अवदत, रामो जोड़ अहसत, रामो अहसत, को जोड़ अपि, कोपि। तो ऐसे वाले उदाहरण यहाँ मैंने शामिल किए हैं, आप इनको एक बार देखिएगा। और जहाँ जो आपको शंका हो, जहाँ जो ऐसी समस्या आए, तो आप जरूर उस पर बात कीजिएगा। चलिए, स्वर संधि में जो अंतिम चरण अपना है पररूप संधि, उसको देख लेते हैं। एंगी पररूपम, ये एक तरह से पूर्व रूप का थोड़ा सा उल्टा है। उसमें एंग जो था वो पदांत में था और इसमें जो पदांत में रहेगा वो ए रहेगा। अत पहले होगा और एंग बाद में होगा। पूर्व रूप में क्या था? एंग पहले था और अत बाद में था। तो यहाँ क्या है कि एक शर्त जरूर है, वो मैं बता देता हूँ कि ये संधि उसी स्थिति में होती है कि जो पहले वाला शब्द है वो उपसर्ग हो या धातु हो और उसमें पदांत में ए हो।
ए वर्ण से उसका अंत हो रहा हो, अर्थात ए वर्णांत उपसर्ग या धातु और उसके आगे ए से प्रारंभ होने वाला कोई पद हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है? पररूप संधि होती है। ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द हो। तो यहां अपन देखते हैं कि एक बार इसको देख लीजिए। सूत्र है इसका एंगी पररूपम। एंग का अर्थ हुआ ए और ओ। अत का मतलब आप जानते ही हैं ए वर्णांत धातु अथवा उपसर्ग। ऐसा धातु या उपसर्ग जिसका अंत ए से हो रहा हो, यानी जिसका अंतिम जो स्वर है वो ए हो, के बाद ए अथवा ओ आने पर दोनों के स्थान पे पररूप अर्थात ए अथवा ओ एक आदेश हो जाता है। देखिए इसकी प्रक्रिया देखिए। एक उदाहरण लेते हैं अपन यहाँ। प्र जोड़ ए जते, प्र में से ए मैंने निकाल लिया, जोड़ ए, जते को मैंने अलग कर दिया। संधि कार्य किसमें होना है? ए और ए में होना है। अब ए के बाद ए है, प्र उपसर्ग था, इसलिए ए वर्णांत उपसर्ग, प्र ए वर्णांत उपसर्ग है, इसके अंत में ए है, तो एक शर्त पूरी हो रही है। और ए के बाद ए है यानी एंग है, तो ऐसी स्थिति में पररूप संधि करेंगे। इन दोनों की जगह पररूप यानी अगले वाला रूप ए का रूप धारण कर लेंगे ये, तो ए और ए की जगह केवल ए हो जाएगा। प्र ए जते। अब प्र में स्वर नहीं है, ऐसी स्थिति में अपन ए को प्र में मिला देंगे, प्रे प्रे जते, और ये हो गई आपकी पररूप संधि। इसमें एक सूत्र और है, स्कंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। स्कंधु आदि जो शब्द होते हैं ना, उसमें भी पररूप संधि होती है। उसमें यह होता है कि जो पहला शब्द है उसमें टी भाग, टी का तात्पर्य हुआ कि किसी भी धातु में या शब्द में अंतिम स्वर के बाद का भाग जो होता है ना, वो टी भाग होता है। जैसे मनस शब्द है, मनस शब्द है, इसमें अंत में से हलंत है, उससे पहले न में ए है, तो अस जो है वो टी भाग है। अस क्या है? टी भाग है। यानी सब पद में अंतिम जो स्वर है, अंतिम स्वर के बाद का पूरा भाग क्या होता है? टी भाग होता है ना। तो ऐसी स्थिति में जो स्कंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, इसके उदाहरण भी अपन आगे उदाहरणों में देखेंगे, वहीं इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। ये रहे आपके पहले तो सामान्य उदाहरण, प्रेजते प्रेजते, उपओसति उपोषति, और ये आगे वाले जो उदाहरण हैं वो स्कंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। कर्क प्लस अंधु। अब इसमें कर्क में से ए बाहर निकाल दिया अपन ने, ये टी भाग था, और ए प्लस ए इनमें संधि होनी है, ए जोड़ ए इनमें संधि होनी है, तो स्कंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। इस सूत्र से यहाँ क्या हुआ कि पररूप हो गया। पररूप यानी पर में अगले भाग में स्वर क्या है? ए है, तो दोनों ए की जगह ए हो जाएगा, तो करकंदु हो गया। ऐसा ही स्कंधु में भी हुआ। स्कंधु में शक प्लस अंधु था, वहां शक में आगे कै में ए था और उसके आगे अंधु में ए था, तो जोड़ के निशान के दोनों तरफ ए आ गए, और स्कंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, इस सूत्र से दोनों के स्थान पे पररूप हो गया, यानी एक ए हो गया, अगले वाला ए हो गया, और वो भी स्कंधु हो गया। कुलटा, ऐसे कुलटा में हुआ। अब पतंजलि को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। पतत अंजलि ही, ऐसा है ये, ठीक है। अब पतत में टी भाग, पतत में टी भाग, तय में कोई स्वर नहीं है, उसके पहले वाले तय में ए स्वर है, तो ए के बाद का जितना भी भाग है, ए के बाद का यानी अत जो है उसको टी भाग कहते हैं। अत है उसको टी भाग कहते हैं। तो इस टी भाग और आगे वाला जो ए है, अंजलि का जो ए है, इन दोनों में संधि होगी। अत जोड़ ए, इनमें संधि कार्य होगा। इनमें जब संधि कार्य होगा तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? दोनों की जगह क्या हो जाएगा भाई? पररूप हो जाएगा, अगले वाला रूप हो जाएगा, यानी केवल ए हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों की जगह केवल ए होगा, और वो ए जो है वो पत वाले तय में जुड़ जाएगा, तो तय पूरा हो जाएगा। पत और आगे अंजलि है, ये अंजलि है, ये
पतंजलि ऐसा रूप सिद्ध हो गया। और संधि कौन सी हो गई सब? पररूप संधि हो गई। तो इस प्रकार से आज अपनी जो स्वर संधि है उसके सभी भेद पूरे हुए, और आशा करता हूँ कि आप इस पाठ से, इन स्लाइड्स से लाभान्वित जरूर हुए होंगे। तो जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, चाणक्य ऑनलाइन एजुकेशन को, और वीडियोज हैं उनको लाइक और शेयर जरूर करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप सबको पुनः नमस्कार। और एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि आप यदि रीट परीक्षा 2020 में कहीं बैठने जा रहे हैं या रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है टारगेट रीट, उसमें ज़रूर शामिल हों, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला जो अपना वीडियो होगा वो व्यंजन संधि पे आधारित होगा। उसमें व्यंजन संधि के सभी वेदों को शामिल करने का मेरा सद प्रयास रहेगा, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो भी सामग्री अपन बनाते हैं वो अधिकतम लोगों को लाभान्वित करे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ धन्यवाद।